तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लिविंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरे अध्याय को। पहले अध्याय हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो कृपया उसको देख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें जो है सीक्वेंस से आती रहेगी, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आते रहेगा। और ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन भर भर के आते रहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन एक आया था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पत्र जो लिखा था वो किसने लिखा था, तो जेफरसन के बारे में बताया था। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुई थी, ये भी आया था क्वेश्चन। बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर का है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्जामों में एक क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए आपको मिल सकता है। शुरू करते हैं इस चैप्टर को, बहुत डिटेल में बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट को इतना डिटेल में समझाऊंगा कि चीज़ें आपके दिमाग में लोड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। पहली बात समझते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम मतलब क्या होता है। देखो, जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चला था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह अमेरिका पर भी यूरोप वासियों वाले ने कब्जा किया था। शुरुआती समय में फ्रांस, उसमें भी इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था, उसके बाद से डच था, हॉलैंड था, पोलैंड था, ये सारे देशों ने कब्जा किया था अमेरिका पर भी। लेकिन अमेरिका बहुत जल्द ही आज़ाद हो गया, है ना, क्योंकि पहले उस पर कब्जा हुआ था और जल्दी से आज़ाद भी हो गया था। लेकिन भारत को आज़ादी होने में काफ़ी लंबे समय लग गया, ठीक है। अब ये सारी कहानी को समझेंगे यहाँ। जैसे कि पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े बोले कि कोलंबस आता है 1492 में, भारत की खोज करने जाता है, भारत के राष्ट्र की खोज, और वो गलती से खोज कर देता है अमेरिका की, ठीक है। और उसको लगता है कि यही भारत है, और उस वहाँ पर नाम रख देता है उनका रेड इंडियन, ठीक है। बाद में पता चलता है कि नहीं, ये दूसरी दुनिया है, एक नई दुनिया है, ठीक है। तो अमेरिको वेस्पुची जो था, स्पेन के नाविक था, वो उस जगह का फिर से खोज करता है, उसको मतलब डिटेल से समझने की कोशिश करता है, और उस महादेश का नाम अपने नाम पर अमेरिका नाम रख देता है ना। उसके बाद उस एरिया में अब तो उनको तो एक नई जगह मिल चुकी थी। और शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि ये जो औद्योगिक क्रांति के बाद, पुनर्जागरण के बाद इनकी उद्योग धंधा बढ़ने लगी थी, और उसके बाद इनको अपने उद्योगों को, अपने सामानों को बेचने के लिए नई नई जगह की जरूरत थी, नए अपना मार्केट खोज रहे थे, बाजार खोज रहे थे, और उपनिवेशीकरण करने के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, साम्राज्य बढ़ाने के लिए उनको एक रास्ता मिल गया अमेरिका। और वहाँ पर वो कूद के आ गए, सब देश वाले कुत्ता की तरह कि भैया हम कब्जा करते हो तो हम कब्जा करते हो, ठीक है। तो सब आ गया लोग कब्जा करने, हर देश के पहुँच गया लोग, फ्रांस वाला, ब्रिटेन वाला, उसके बाद से ये डच वाला, पोलैंड वाला, हॉलैंड वाला, सब आ गया, सब कूद के हम कब्जा करते हो तो हम कब्जा करते हो, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि अमेरिकी वेस्पुची ने इसके नाम पर, वेस्पुची के नाम पर पूरे भारत का नाम पड़ा था, ठीक है। आ गया ये, यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ कारण, है ना। कारण मतलब कह रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास के लिए महत्वपूर्ण घटना है। इसके निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे कि भैया अमेरिका वाला लड़ना शुरू कर दिया लो? एक्चुअली कारण क्या था ना कि अमेरिका जो है ना 13 राज्यों में बटा हुआ था। जैसे भारत में कैसे अभी वर्तमान समय में 28 राज्य, उसी तरह अमेरिका जो था ना शुरुआती समय में 13 उपनिवेश में बटा हुआ था। उपनिवेश, जब भी ये वर्ड आएगा ना, इसका समझना कि ये गुलाम है, किसी न किसी का गुलाम है। अब वो हो सकता है कि फ्रांस का गुलाम हो सकता है कि ब्रिटेन का गुलाम हो, या हो सकता है पूरे यूरोपवासी लोग उस पर कब्जा किए हों। तो इसीलिए ये वर्ड आता है हमेशा उपनिवेशवासी। उपनिवेशवासी मतलब होता है कि गुलाम वाले लोग, ठीक है। जैसे भारत भी कभी उपनिवेशवासी था अंग्रेजों का, है कि नहीं है। तो ये उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव। अब उपनिवेश में जब भी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो गुलाम वाले क्षेत्र में राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव था। अब राजनीतिक स्वायत्ता मतलब क्या था, बढ़िया से ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उस एरिया पर, अपना वर्चस्व ढंग से नहीं जमा पा रहे थे अंग्रेज मतलब उस एरिया को कंट्रोल ढंग से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है या ना। यहाँ देखेंगे तो अमेरिका उपनिवेश में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था, अतः वे अपने उपनिवेश में भी इसी तरह का प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे। जबकि ब्रिटेन शासक उनके खिलाफ थे। उपनिवेशवासी ने गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। जो उपनिवेश में जो गवर्नर रहते थे वो किसके द्वारा मनोनीत किए थे, यही से क्वेश्चन बन जाएगा कि उपनिवेश में जो गवर्नर थे ना, वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे, या किसके द्वारा मतलब उनकी बहाली होती थी, तो इंग्लैंड के राजा द्वारा उनकी बहाली होती थी, ठीक है। जिससे विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, है ना। जिससे क्या था कि भैया जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और वे उपनिवेशियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशवासियों के शासन के योग्य नहीं माना जाता था, और जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। मतलब क्या था कि अंग्रेज अपना एक चेला बना के भेजता था वहाँ पर शासन करने के लिए, और तो वहाँ के लोकलीय लोग इस बात से नकार देते थे कि तू कहे कि हमारे यहाँ शासन कर रहा, हमारे यहाँ कौन नेता बनाओ,
अगर तुमको शासन ही करना है तो हमारे यहाँ किसी आदमी को चुनो। जैसे कैसे स्वराज्य की मांग हो रही थी भारत में, जब भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा 8 क्लास वाला में, ठीक है। तो भारत में स्वराज्य की जो मांग की जा रही थी मोतीलाल नेहरू से, है ना, ये डोमिनियन स्टेट की, तो जो अंग्रेज नहीं माना, तो उसी तरह अमेरिका शुरू में भी डोमिनियन स्टेट मांग कर रहा था कि मतलब दोनों आदमी मिलकर शासन किया जाएगा, आप पूरे भारत पर शासन कीजिए, हमको छोटे छोटे एरिया में दे दीजिए। उसी तरह अमेरिका बोल देता है ये जो 13 उपनिवेश है, इन 13 उपनिवेशों में यहाँ के मूल निवासियों को शासक बनाइए, भले तुमको कब्जा करने रखना रहो। लेकिन ये बात यूरोप वाला नहीं मानता था, बोलता कि ना तारा बना देंगे तो बाद में कोई भाग जाएगा लो तू, है कि नहीं, ये नहीं मानता था। अब इसके लिए असंतोष जग गया पूरे अमेरिका वाले वासियों में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण यहाँ लिखा है, उपनिवेशिक और राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव, मध्यम वर्ग का उदय, भौगोलिक दूरी, धार्मिक और सामाजिक मतभेद, है ना, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, बहुत सारे ऐसे कारण मिलेंगे जिसकी वजह से उसको तत्कालीन बोस्टन टी पार्टी घटना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। अब एक एक करके देखते, है ना। अब यहाँ लिखा है भौगोलिक दूरी, क्या लिखा भैया, भौगोलिक दूरी, क्या लिखा, भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी क्या मतलब है कि इंग्लैंड और यूरोप के बीच में काफ़ी दूरी था। जैसे ये इंग्लैंड हो गया और ये अमेरिका हो गया, यूरोप बोल रहा हूँ, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में काफ़ी दूरी था। ये था अटलांटिक महासागर, क्या था भैया, यहाँ था ये अटलांटिक महासागर, इनके बीच में अमूमन शायद 3000 किलोमीटर की शायद दूरी थी। आगे आएगा एग्जैक्ट उस चीज़ें वहाँ पर आंकड़ा बता दूंगा, ठीक है। तो काफ़ी इनकी दूरी थी, भौगोलिक दूरी ज़्यादा होने के कारण ये बढ़िया से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। क्या क्या चीज़ें उनको समस्याओं को झेलना पड़ा था, यातायात की समस्या झेलना पड़ता था, संचार साधनों का भी अभाव था, संचार मतलब कम्युनिकेशन के, ठीक, अभाव था, और साथ साथ यातायात यानी मतलब कि आने जाने की सुविधा में मुश्किल थी क्योंकि समुद्र के रास्ते जाना था, है कि नहीं। आगे जी दूसरा लिखा है कि धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के मतभेद। अब ये धार्मिक क्या होता है, अमेरिका उपनिवेश में ब्रिटेन के बीच में धार्मिक और सामाजिक रूप से मतभेद थे, मतलब वो दूसरा धर्म मानता था, वो दूसरा धर्म मानता था। कैसे, यहाँ देखिए, एक और ब्रिटेन वाला, है ना, ब्रिटेन वासी एलिकन मत क्यों मानते थे, है ना, एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के अधिपत्य में विश्वास रखते, मतलब चर्च को ही ज़्यादा बड़ा मानते थे कि भगवान जो कर दो वही होता है कि नहीं है, ऊपर वाला जो बोल दिया जो वही हो गया, ना, तो चर्च को ज़्यादा मानते थे। वही दूसरी ओर अमेरिकी जनता, ना, प्यूरिटन मतालंबी थे और धार्मिक उत्पीड़न को से तबाह होकर प्रोटेस्टेंट एवं, ना, प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ले ली, ठीक है। मतलब क्या है कि इंग्लैंड के अंदर एक दूसरा धर्म चल रहा था जिसका नाम था एंग्लिकन मत, तो याद रखिएगा, इंग्लैंड से एंग्लिकन मत उसी से आसपास में मिलता जुलता है, ठीक है। और प्रोटेस्टेंट से मतलब क्या है कि प्रोस्टेट नहीं होता, प्रोटेस्ट करना। अमेरिका वाला क्या कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था कि हमको आज़ादी दो, हमको। तो इस एक ट्रिक से बता रहा हूँ कि प्रोटेस्टेंट याद रखना कि अमेरिकी वालों का धर्म था, है ना, प्रोटेस्टेंट एवं दूसरा था एक और था, है ना, प्यूरिटन और मतलब प्योर और प्रोटेस्ट और प्योर करने वाले जो धर्म थी वो थी अमेरिका की। और ये लोग इंग्लैंड से शुरू में ही तबाह होकर भाग आए थे और यहाँ पर अमेरिका में रह रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, उन्होंने प्रारंभ से ही जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना को विद्यमान, मतलब मन में था कि हम लोग अलग क्यों नहीं हो जाए ये ब्रिटेन से, काहे ला ब्रिटेन की बात माने, ठीक है। अमेरिकी वासियों में ये मतभेद धीरे धीरे मतलब देखने के लिए मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो सप्तवर्षीय युद्ध, क्या कहानी सप्तवर्षीय युद्ध की। एक्चुअली में हो क्या रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बराबर लड़ाई होते रहता, क्योंकि शुरू में ही बता चुका हूँ 8 क्लास का जो पढ़ा रहा था इतिहास, उसमें बताया था कि इंग्लैंड जहाँ जहाँ जाता था वहाँ फ्रांस कूद जाता था कि हम यहाँ खोलते, जहाँ फैक्ट्री खोलता था वहाँ ये भी खोलता था, मतलब जहाँ फ्रांस खोल दिया वहाँ ब्रिटेन वाला खोला, जहाँ ब्रिटेन वाला खोल दिया वहाँ फ्रांस वाला खोल दिया। दोनों गुड़ा में थेतराई लगल रहता था, जिससे क्या रहता है ना, दोनों एक दूसरे को मतलब दखल नहीं जाता था लोग, ठीक है। ये जो सामान खरीद कर मान के चलो कि सूती कपड़े लेके खरीद गया व्यापार यूरोप में बेचने, तो दूसरा वाला भी फ्रांस वाला भी खरीद लेता था, वो जाकर बेचता था, इकहत्तर 100 रुपये में, इकहत्तर हम 80 रुपये में बेचे। तो दोनों गुड़ा में बात क्या हमेशा लड़ाई रहता था, दोनों आपस में लड़ते रहता था। ये एक युद्ध लड़ा लो जिस युद्ध का नाम रखा गया सप्तवर्षीय युद्ध, इसलिए बोला गया कि 7 सालों तक लड़ा गया, 56 से लेकर 63 तक। 56 से 63 तक देखिएगा तो 7 साल होता है। तो क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे गए इसे। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला, तो 1756 से लेकर 1763 तक। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन किन दो देशों के बीच में हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। आगे समझते हैं। इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड ने घनिष्ठता के रूप में
उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि कनाडा और फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले ही रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई, ठीक है, फ्रांस की पराजय ही भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य था कि इंग्लैंड को बेदखल करना था, ठीक है। मतलब क्या था कि इस जो आपस में लड़ रहा था लोग, तो दोनों में से कोई भी हारता अमेरिका के लिए तो ठीक है था, क्योंकि दोनों मिलकर कब्जा किया तो लोग भारत पर, सॉरी अमेरिका पर। तो फ्रांस हारे तब वो ठीक, इंग्लैंड हारे तब वो ठीक, कम से कम एक बड़ा तो भागेगा अमेरिका से। तो फ्रांस हार गया तो कम से कम फ्रांस से अमेरिका वासियों को पीछा छूटा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ लॉजिक देखिएगा कितना मजा आएगा। फ्रांस जब हार गया ना और फ्रांस को अमेरिका वासियों ने खदेड़ के भगा दिया, तो फ्रांस दिमाग लगाएगा, कहेगा कि हमरा भगा लो, अब एक और भगाओ, अमेरिका को भी भगाओ सब। और ये बतुआ तो चाहता था लो अमेरिका वाला तो पहले ही से चाहता था कि भाई साहब दोनों लोग भगा दे लो। अब क्या करेगा फ्रांस वाला अमेरिका लोग को मदद करेगा कि हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं, तुम लोग भी ब्रिटेन वाला को भी मार के भगा दो, है कि नहीं, क्योंकि दोनों में टीसा चल रहा था शुरू से। अब यही मदद मिलेगा उन लोग को फ्रांसीसियों से अमेरिका वाला, जिसके कारण वहाँ पर आंदोलन भड़कना शुरू हो जाएगा और जिसका नतीजा होगा कि अंततः अमेरिका को आज़ाद करना पड़ेगा। लास्ट में देखिएगा यहाँ आएगा इसमें। अब प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति मतलब क्या था, कुछ ऐसे नियम बन रहे थे जो कि ब्रिटेन के लिए ठीक था लेकिन अमेरिका के लिए बेकार था। वो अपने फायदा ज़्यादा देख रहे थे और औपनिवेशिक देशों को, यानी जो अपने गुलाम देश था उसको फायदा नहीं देखते थे लोग, है ना, थेतर था लोग पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासियों ने अपने व्यापार और अन्य क्रियाकलापों के इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशवासी विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड की कुलीन वर्गियों को शासन का अंत चाहता था। मतलब क्या है कि उनकी सिंपल समझे कि उनकी नीति, उनके नियम कानून सारे से लोग ये तंग आ गए थे। अब आपत्तिजनक कार्य ये क्या है, अब एक्चुअली में सुनिए हुआ क्या था घटना अमेरिका में, क्या हुआ था। अमेरिका वासी जो था ना जबरदस्ती का थोप रहा था यहाँ पर कि हम भाई जबरदस्ती व्यापार आप लोग से कराएंगे, जबरदस्ती से जो मर्जी वो कराएंगे, ठीक है, मानता नहीं था। अब उसमें क्या हुआ ना कि अमेरिका वाला जबरदस्ती के व्यापार करा रहा था और ये लोग मानते नहीं थे। ये लोग बोलते थे कि नहीं। दूसरी क्या था कि ये टैक्स जो अमेरिका लेता था ना, सॉरी इंग्लैंड जो लेता था टैक्स अमेरिका वाला से, तो अमेरिका के लोग बोलते थे कि रे भाई ये बताओ, तू बैठा है यूरोप में और टैक्स ले रहा है हमरा से यहाँ पर, ठीक है, काहे का टैक्स ले रहा है, किस बात का टैक्स ले रहा है, पहले समझाओ तुम, है कि नहीं, किस बात का तुम टैक्स ले रहा हो। अगर टैक्स देना होगा तो हम अपने राज्य के शासक को देंगे। जैसे कि 13 को राज्य में बटा हुआ था ना, 13 उपनिवेश में बटा था अमेरिका, तो 13 उपनिवेश वाला का एक ही सुर में आवाज़ था कि हम अपने एरिया के अपने ही शासक को देंगे ताकि वो पैसा लेके हमारे देश का विकास कर सके। तोरा टैक्स दे रहे हैं तो तू टैक्स लेके भाग जा रहा है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, और वहाँ जाकर विकास कर रहा है, उसे हमारा का फायदा है कि नहीं। अब इस बात से क्या हुआ, इंग्लैंड वाला और खिसिया गया, क्या किया कि 4-5 को चीज़ में टैक्स बढ़ा दिया, है ना। जैसे कि यहाँ देखिएगा तो कागज़ पर, शीशा पर, चाय पर, रोगन पर, सब पर टैक्स लगा दिया, ठीक है। टैक्स लगा दिया, कहता हम टैक्स लेंगे, क्या कर लेगा सब। अब ये लोग भयानक विरोध करना शुरू किया लोग, समझ ना, भयानक विरोध शुरू किया लोग, कौन, अमेरिका वाला। लास्ट में अमेरिका मान गया, बोला कि ठीक है ना टैक्स लेंगे, सब हटा देते, लेकिन चाय पर नहीं हटाया, है ना। चाय पे क्या बोला कि चाय पर ना टैक्स हटाएंगे, क्योंकि डर तो बना रहना चाहिए ना। ये चाहता था कि क्या है कि डर बना रहना चाहिए, चाय पर नहीं हटाया। आगे देखिए और क्या होता है उसकी वजह से। अब 7 वर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड को काफ़ी नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भर्ती करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रीनवेले, याद रखिएगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रीनवेले, 1765 में एक एक्ट लगते हैं जिसका नाम था स्टाम्प एक्ट। 2 क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, एक क्वेश्चन कि स्टाम्प एक्ट कब आया, 1765। दूसरा किसने लाया, प्रधानमंत्री ग्रीनवेल ने लाया था, ठीक है ना। इस एक्ट के तहत क्या किस पे लाया गया था, तो अमेरिका के ऊपर लाया गया था, ठीक है। इसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग स्टैंड लगाना अनिवार्य हो गया। मतलब अब कागज पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। अब ये इनकी जो नुकसान हुई थी लड़ाई में, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस से जो लड़े थे, उसकी भरपाई के लिए अपने गुलाम देशों से टैक्स वसूलना, एक्स्ट्रा टैक्स वसूलना शुरू कर दिए, है ना। इस कानून से औपनिवेशिक व्यापार क्या इस कानून से औपनिवेशिक व्यापार में विरोध की भावना जाग उठी। उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन में आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे। अब इससे क्या हुआ ना कि जब वो टैक्स नहीं मान रहे थे, छोड़ रहे थे, तो पता है क्या किए लो अमेरिका वाले का बोला कि ठीक है ना, तुम क्या करेगा, तुम नहीं मानेगा, टैक्स लेबे करेगा ना, एक काम करते हैं तुम्हारे सामान में नहीं खरीदेंगे, बातें खत्म, ठीक है। अब जो भी यूरोप से जो सामान आता था ना उसको सामान में नहीं खरीदता था लो। अब ब्रिटेन का हालत ख़राब की रे भाई, इतना सामान नहीं खरीदेगा तो कैसे होगा, कहते तो हम खरीदबे ना करेंगे, ऐसे ही काम चला लेंगे, ठीक है, समझ गया ना। तो सामान में नहीं खरीदता था लो, लास्ट में मान गया, मानने के बाद छोड़ना पड़ा। आगे देखिए क्या हुआ, 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाए। उपभोक्ता
मतलब जरूरत के वास्ते जिसको आप डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे कागज, शीशा, चाय, रोगन। उपनिवासियों ने इस करों का भयानक विरोध किया और सैमुअल एडम्स जो नेता थे, ये नेता थे इन लोगों का, उपनिवासी देशों के नेता थे सैमुअल एडम्स जी ने, उन्होंने तो और भयानक आवाज उठाया। उन्होंने कहा प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, मतलब कि हमारे यहाँ का तो प्रतिनिधि, मतलब प्रतिनिधि मतलब क्या होता है, नेता, शासक। तो प्रतिनिधि तो हमारे यहाँ का नहीं है, तो प्रतिनिधि नहीं तो कर भी नहीं, सिंपल बात। तो क्वेश्चन पूछता है प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं किसने नारा दिया था? सैमुअल एडम्स ने। सैमुअल एडम्स कौन थे? तो अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हुए थे, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो भाषण शुरू हो रहा है, कब हो रहा है? तो स्टाम्प एक्ट के बाद 1767 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर क्या लगा दिया गया था भैया? टैक्स लगा दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्टाम्प एक्ट कब आया? 1765 में। क्वेश्चन पूछता उपभोक्ता वस्तुओं पर कर कब लगाया गया अमेरिका द्वारा? 1767 पे। कौन कौन से उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया गया? तो कागज, शीशा, चाय, रोगन पर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो सैमुअल एडम्स का बोल रहा है भैया प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ठीक है। अब ये ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई के विरोध करने के लिए उपनिवासियों ने स्वाधीनता की पुत्र और स्वाधीनता के पुत्रिया नामक दो संस्थाएं बना दिए। तो मतलब क्या किए? अब उपनिवासी बोले कि छोड़ हटाओ, तुम्हारे से बस का बात नहीं है। हम इंग्लैंड से बोले कि तुम नहीं मानेगा ना, ठीक है, एक काम करते हैं। बार बार बोल रहे हैं कि हमारे जगह शासक बनाओ, छोड़ो शासक बनने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो बातें नहीं माने, अपने मन से शासक बना लेते, थोड़ा सा का पूछने की जरूरत है। तो ये अपने मन से क्या किए लो, एक नया शासक बना दिया लो, अपना नया संस्था बना दिया लो, जिसका नाम रखा लो स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रिया, दो संस्था बना दिया। अब बोला लो कि हम लोग यही बैठ के अपना डिसीजन लेंगे लो, है ना। अब यूरोप वाले से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। और इसमें और फायदा दे रहा था कौन लोग? लेखक और प्रचारक लोग। लेखक और प्रचारक लोग अपने न्यूज़पेपर में, अपने आर्टिकल्स में अब ये सारी चीज़ें लिख के और पेपर में छपवा के लोगों के पास पहुंचाने लगे, है ना। जिसमें क्या है 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस, याद रखना ना, टॉमस पेन की पत्रिका क्या नाम है? कॉमन सेंस। इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, पेन अगर रहेगा तो सेंस भी आपका, कॉमन सेंस भी काम करेगा, ठीक है। टॉमस पेन, ठीक है, टॉमस पेन क्या कर रहा है अपनी कॉमन सेंस से? तो टॉमस पेन कॉमन, पेन से कॉमन याद रखिएगा, टॉमस पेन कॉमन सेंस, ठीक है। तो टॉमन को कॉमन याद रखिएगा, टॉमन से क्या रखेगा? तो कॉमन, यानी टॉमस नाम है लेकिन टॉमन याद रखिएगा, टॉमस है ना, कॉमन, ठीक है। तो टॉमन को कॉमन याद रखिएगा, पेन से, और ये क्या रखिएगा? सेंस से याद रखिएगा। तो टॉमस पेन ने कौन सी पुस्तिका लिखी? तो कॉमन सेंस नामक पुस्तिका लिखी, ठीक है ना, प्रकाशित किया। और इसमें क्या लिखे? वो अत्यंत प्रभावशाली और उत्तेजक शैली की स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्हें स्वतंत्रता पर भी गहरा प्रभाव किया टॉमस। अब ये टॉमस जेफरसन, है ना, ये जेफरसन आगे भी आएंगे। जेफरसन ने उपनिवासियों को विरोध करने के अधिकार का समर्थन किया और उसकी बढ़ती स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहित दिया। जेफरसन भी बात मान के, जेफरसन भी बोले कि हाँ बात तो सही है भैया, स्वतंत्रता तो चाहिए, है कि नहीं। अब जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। अब यहाँ देखिए तो इंग्लैंड के एक शासक था जिसका नाम था जॉर्ज तृतीय। ये पगला था, सत्ता संभालते ही वो अमेरिका पर क्या किया कि प्रति निरंकुश नीति अपनाया। उसकी यह नीति इंग्लैंड को भी अलोकप्रिय थी। इंग्लैंड वाला भी बोला ये बकलोल राजा बना दिए हैं लोग, ठीक है। वह व्यक्तिगत शासन में के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में प्रतिमंडल की शक्तियों पर बढ़ने लगी। जॉर्ज तृतीय ने अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशवास के साथ साथ, है ना, पूरे देश को ही अपने संकट में डाल दिया, ठीक है। वस्तु ध्वस्त कर दिया और स्वतंत्र संग्राम की ओर। मतलब जो जॉर्ज तृतीय आया ना, वो और पगला था, ना अपने देशों की बात मानता था ना किसी की बात मानता था। तो समझिए जो देश की बात नहीं मान रहा है वो उपनिवेश को, यानी जो गुलाम देश है उसका बात मानेगा? कहीं नहीं मानेगा। अब यहाँ ये बोस्टन टी पार्टी घटना की क्या कहानी है, जो शुरू में हम समझाए हैं कि सब पे टैक्स तो लास्ट में हटा दिया, लेकिन चाय पर टैक्स नहीं हटाया सब अमेरिका वाला, ये इंग्लैंड वाला। अमेरिका वाला से बोला लो कि चाय पर तो टैक्स लेता हूँ, तो अमेरिका वाला बोला कि ठीक है चाय पर टैक्स लेगा, चाय तनी ला कर तब बेच तो सही, हम चाय ना खरीदेंगे, ला दिया ना तो पता चल जाएगा। तो अब इस बात से वो नहीं मान लो, कहा ठीक हम लाएंगे, क्या कर लेगा, तो कहा लिया देखते हैं तुमको। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे चाय अमेरिका भेजने का एक अधिकार प्राप्त मिला। मतलब उनको भारत से सीधे चाय, मतलब भारत से दुनिया भर भेज देते, तो भारत से अमेरिका में चाय भेजते थे, जिसका उपनिवेशवासियों का जबरदस्त उन्होंने विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज कहाँ पहुँचता है भैया? बोस्टन बंदरगाह पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? बोस्टन बंदरगाह अमेरिका में है। चाय से लदा हुआ जहाज पहुँचा तो वहाँ के नागरिक यानी रेड इंडियन जो थे, रेड इंडियन जो है, और कपड़े पे, मतलब रेड इंडियन नागरिक आदिवासियों के कपड़े पहने हुए, है ना, आदिवासियों के कपड़े पहने हुए उस जहाज़ पे पहुँचे और चाय की सभी पेटियाँ, लगभग 340 पेटियाँ थी, याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया 340 पेटियाँ थी, 340 पेटियाँ थी। उन सभी पेटियों को क्या किए? उठाए और समुद्र में फेंक दिए। बोले कि लो पार्टी हो गलो रे,
ठीक है। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी, यानी टी मतलब चाय, और बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो घटना जो हुई 1773 में हुआ, ठीक है, बोस्टन टी पार्टी घटना। याद रखना, बोस्टन टी पार्टी घटना जो है ना, पूरी तरह से इनको झकझोर के रख दिया। किनको झकझोर के रख दिया भैया? तो ये अमेरिका वासियों को झकझोर के रख दिया। इनकी हालत हो गई पूरी तरह से खराब, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये लोग अपने आगे बैक फुट पर आ गए और ये लोग शांत हो गए। ये लोग तो मान नहीं रहे थे, ठीक है। अब ये जो घटना होती है 1773 के आसपास में बोस्टन बंदरगाह पर, है ना, तो बोस्टन बंदरगाह पर जो घटना हुई, इस घटना से क्या हुआ, इनकी हालत खराब होगी। कितनी पेटियाँ थी? 340 पेटियाँ थी, याद रखना। तो याद रखना 340 पेटी बोस्टन बंदरगाह पर आता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या करते हैं लोग, ये जितने भी रेड इंडियंस थे और उनके साथ में थे ये सैमुअल एडम्स थे, वही तो भड़का रहे थे मेन, ठीक है। सैमुअल एडम्स जो है वही भड़काते हुए इनको लेके आए और ये सारे लोग उस बंदरगाह पर चढ़े और चढ़ के मतलब जहाज पर चढ़े और सारी पेटियों को उठाकर फेंक दी, जिस घटना को क्या कहा था, बोस्टन टी पार्टी की घटना कहा जाता है, ठीक है। अब आएंगे तो अब क्या होता है कि ये लोग जितना भी 13 उपनिवेशवासी थे, ये तो जान गए थे कि अब तो भाई हमको छोड़ेगा सब नहीं। तो ये कहा कि सबसे पहले हम लोग अपना मीटिंग करते हैं लोग। तो मीटिंग किए लोग एक जगह पर 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशवासी जो थे, है ना, 13 उपनिवेशिक जो थे, उपनिवेशवासी नहीं, 13 उपनिवेशिक देश जो इनका था, अलग अलग भागों में बटा था 13 राज्यों में, ये सभी मिल के अपना मीटिंग किए। जगह था फिलाडेल्फिया की शहर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है फिलाडेल्फिया की शहर में पहली जो बैठक हुई थी कब हुई थी? 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेश सम्मिलित हुए और इस सम्मेलन में उन्होंने क्या किया, है ना, सम्मेलन में ब्रिटिश जितने भी कानून थे उसका विरोध किया, है ना, विरोध किया और व्यापार को, उनके सारे व्यापार का विरोध किया। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को सेना और उपनिवेशवासियों के बीच में, है ना, लेंगटन में एक प्रथम युद्ध संघर्ष हुआ। ये क्यों संघर्ष हो रहा भैया? हुआ क्या, जब ये फिलाडेल्फिया में अपना सम्मेलन किया और ब्रिटिश के सारे कानून को नकार दे के हम ब्रिटिश के कानून को नहीं मानेंगे, तो ब्रिटिशवासी बोले कि ये इस तरह ना सुधरेगा। ब्रिटिश का प्रधानमंत्री का कि सेना भेज दिया लड़ने के लिए, सेना भेजा लड़ने के लिए, लेकिन वो सेना जो है हार गई। इससे क्या हुआ, अमेरिका वालों का और मनोबल बढ़ गया। कर रही बताओ, उतने बड़ा सेना का हम लोग हरा दिए, ठीक है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में फिर दूसरा सम्मेलन हो रहा है। देखो 18 अप्रैल 1775 में सेना आया था लड़ने के लिए, 74 में तो पहला सम्मेलन हुआ था और 76 में फिर एक साल बाद, एक साल में घटना। देखो 74 में आ रहा है लड़ने के लिए, या 74 में पहला फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हो रहा है, 75 में आ रहा है सब लड़ने के लिए, ठीक है। 76 में फिर दूसरा सम्मेलन होना फिलाडेल्फिया के। इस सम्मेलन में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हो रहा और इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा जो है स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी कर दिया, मतलब बोल दिया कि अब हम आज से स्वतंत्र हो गए। किस दिन घोषणा हुआ? 4 जुलाई 1776। यह देखिएगा क्वेश्चन पूछता है अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, यानी आज़ादी का दिन कब मनाया था? तो 4 जुलाई को मनाया था। इसी वजह से कि उस दिन टॉमस जेफरसन जो जेब फाड़ के दे दिए स्वतंत्रता की घोषणा, समझ रहे ना। इसी बोले थे जेफरसन जेब फाड़ के दे दिए क्या, स्वतंत्रता की घोषणा दे दिया कि भैया आज से जो है अमेरिका हम लोग को स्वतंत्र होगा, किसी की गुलामी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आते आगे समझते लो। उसके बाद क्या हुआ कि जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका क्या बनते, उपनिवेशिक अमेरिका का सेनापति बना दिया। मतलब ये उपनिवेशिक अमेरिका जो था, उपनिवेशिक क्या मतलब गुलाम अभी भी तो था, ठीक है, उनका सेनापति बना दिया। किसको? जॉर्ज वाशिंगटन को। याद रखिएगा यही वाशिंगटन बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बनेगा, ठीक है। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता का संघर्ष जो पूरी तरह से आरंभ हुआ। 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि हो रही। अब ये क्या है, हुआ क्या कि ब्रिटेन वाला थोड़ी माना था, ब्रिटेन वाला थोड़ी मान गया था कि ना, तो कि आप लोग अपने से जेफरसन जो है आज़ादी का घोषणा पत्र कर दिए 4 जुलाई 1776 को, तो आज़ाद हो गया। ऐसे थोड़ी था। युद्ध हुआ उसके बीच में, बहुत सारा युद्ध हुआ और ये इंग्लैंड जो था भरकस कोशिश किया कि अमेरिका को अलग अलग भागों में तोड़ दे ताकि ये कमज़ोर हो जाए और हम लोग से ये लड़ ना सके, ठीक है। लेकिन अमेरिका अंततः जो है इन लोगों को हरा वरा का पीट पाट के शांत कर दिया, जिससे मजबूर होकर 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि के तहत इंग्लैंड जो है पूरी तरह से अमेरिका को आज़ाद कर दिया। पता है कौन गया था वहाँ पर? कर्नवालिस था। वही कर्नवालिस जो भारत में पहला गवर्नर जनरल बनता है, वही कर्नवालिस पिटा गया था अमेरिका से, बड़ मारा तला घेर के उसको। कर्नवालिस से था जब ये पेरिस की संधि समझौता करा रहा था और ये सब हो रहा था युद्ध, तो समझे ना, ये लड़ने वही गया था कर्नवालिस। वही कर्नवालिस जो भारत में आके कब्जा कर लिया, भारत में, है ना, बहुत थेतराई किया और अमेरिका में तो हालत खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका के लोग में यूनिटी थी, अमेरिका के लोग का एक ही सुर था। सारे 13 उपनिवेश जो थे वो एक ही सुर में थे कि किसी तरह इन लोग को बाहर के भगा देना, समझे ना। अंततः ये 1700, तो क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका की आज़ादी किस संधि के द्वारा हुई? पेरिस की संधि के द्वारा हुई, ठीक है। पेरिस की संधि के साथ हुई 3 फरवरी 1783 में, ठीक है, पेरिस की संधि के तहत। सुनो ना,
फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्यों हुई थी, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि फ्रांस जो है मदद कर रहा था। और आगे जब बताएंगे फ्रांस की क्रांति में, तो फ्रांस के जो राजा था ना, इतना बकलोल था कि अमेरिका का आज़ाद करने में अपना दुनिया भर के पैसे बर्बाद कर दिया। खाली क्या है, घमंड में कि हम ब्रिटेन को ना देखता हूँ कि ब्रिटेन जो है कैसे कब्जा करके अमेरिका पर बैठल है। मतलब हम अमेरिका से भाग गए तो एक भागाओ सब, और उसमें पैसा बर्बाद कर दिया। लुई सुलवा कहानी सुनाएंगे आगे में, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। लुई सुलवा था, उसकी मेहरारू थी मेरी अंतोनियत, वो दोनों पकड़ते था सब पूरी तरह से। ठीक है, तो आगे सुनाऊंगा, उसका कहानी आएगा। यहाँ बस याद रखिए पेरिस में समझौता होती है 3 फरवरी 1773 में, 83 में। तो अमेरिका हो गया आज़ाद। जैसे हम लोग आज़ाद हो गए कि ये 15 अगस्त 1947 को, जैसे कैसे जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता की रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर को, और उस रावी नदी के तट पर बोल दिए थे कि देश हमारा आज़ाद हो गया। उसी दिन से देश आज़ादी मान लिए कि, और उसी दिन फिक्स कर दिए कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा, है कि नहीं है। उसी तरह जेफरसन जो था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को बोला कि हम जो है आज से हम लोग आज़ाद हो गए। ठीक है, आज़ादी की घोषणा कर दिया। बाद में अमेरिका में संविधान बना। संविधान कब बना भैया, 1787 में। जैसे हम लोग का देश में संविधान बन गया 46 में, लेकिन लागू हुआ 50 में, उसी तरह इनका संविधान बन गया 1787 में, लेकिन लागू हुआ 89 में। स्वर लागू होने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन को पहला वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया। कहानी आया बढ़िया समझ की नहीं आया, बताइए आप लोग, समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है पढ़ने में। आ जाइए यहाँ पर, किधर गए हो भैया, भाग की तुम क्यों गया, कहाँ था यही, 1 मिनट। जॉर्ज वाशिंगटन तो ये बता ही दिए, जेफरसन कहानी सुनाई दिए, हाँ यहीं पे थे हम लोग। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये हो गया देश आज़ाद। अब आते हैं आगे समझते हैं। ठीक है, अब ये आज़ाद हो गया, अब इनको राष्ट्रपति बन गया, वोट देने का अधिकार मिल गया। लेकिन याद रखिएगा, आगे पढ़ाऊंगा, इसी में कहीं हो सकता है दिया हो, न दिया हो, तो दासों को और ब्लैक लोगों को और महिलाओं को वोट देने का अभी भी अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, अमेरिका जो अभी भी गोरे काले के भेदभाव में था। अब यहाँ ये इसका परिणाम क्या निकलता है, परिणाम में बहुत सारी चीज़ें, जानने वाली चीज़ें, बड़ी मजेदार चीज़ है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में विश्व इतिहास में के विभाजन के रूप में देखा जा सकता है। तत्कालीन और दीर्घकालिक परिणाम बहुत सारे हैं। ब्रिटेन में कीमत की उपनिवेशिक हाथ से निकल गया, यानी कीमती उपनिवेश जो है निकल के, मतलब अच्छा खासा बड़ा एरिया था। ठीक है, और ये महासागर सोनी तरह अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर के सामने आया, जिससे पूरे विश्व को प्रभावित किया। मतलब वही अमेरिका बाद में बड़ा देश बना, है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने इस तरह से वाणिज्यवाद प्रतिबंधों पर एक विरुद्ध एक विद्रोह था। अंत में इसे एडम स्मिथ के लैसेज फेयर यानी मुक्त व्यापार के सिद्धांत से मजबूत किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि लैसेज फेयर जो है यानी मुक्त व्यापार का नीति किसने दिया था या सिद्धांत किसने दिया था, तो एडम स्मिथ। 2 क्वेश्चन पूछता है, या तो मुक्त व्यापार या तो लैसेज फेयर। अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ ने दिया। ठीक है, तो एडम स्मिथ दिए थे, किस सिद्धांत को बोले थे, मुक्त व्यापार का। ठीक है, आगे आएंगे तो ब्रिटिश, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है ब्रिटेन की हार का दोष, है ना। ब्रिटेन का हार का दोष जो है, आ गया जी, ब्रिटेन के हार का दोष जो जार तृतीय के मत्थे फोड़ा गया। मतलब बोला कि ये पगलटवा की वजह से ब्रिटेन जो है हार गया, है ना। तनाशाह बनने पर जार तृतीय का सपना चूर हो गया और चाहता था कि हम तनाशाह बने। लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त कर उदार मंत्रिमंडल का नियुक्त किया गया, है ना। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू किए। मतलब ये जब जैसे अमेरिका इससे यहाँ से निकला तो ये बहुत अपने आप को सुधार किया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को ये आज़ाद नहीं होने दिए लो। ठीक है, मतलब बहुत लेट से आज़ाद होने दिए लो। ठीक है, आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। आयरलैंड क्या हुआ, अब ये जैसे अमेरिका आज़ाद हुआ ना, तो अमेरिका के साथ साथ बहुत सारे देश, ये इंग्लैंड का मतलब गुलाम था। आयरलैंड भी हल्ला करना शुरू कर दिया कि हमरो आज़ाद करो, ना तो हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कैथोलिक लोग भी हल्ला कर रहे, आयरिश लोग, सब लोग हल्ला करना शुरू किए लोग। तो आयरलैंड भी हल्ला करना शुरू किया, तो आयरलैंड को कुछ हद तक स्वतंत्रता प्रदान किया। ठीक है, कैथोलिक आयरिश लोगों को मत देने का भी, वोट देने का अधिकार दे दिया। आयरिश संसद और वेस्टमिंस्टर संसद बनाया गया। आयरिश मतलब आयर वाले लोगों के लिए संसद की व्यवस्था पर कराया। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो इस अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया और इस संग्राम ने लाफाइते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई हो रही थी तो उसमें फ्रांस के सेनापति कौन था, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ लाफाइते था। फ्रांस के सेनापति कौन था भैया, तो याद रखिएगा फ्रांस के सेनापति लाफाइते था। ठीक है, कौन था भैया, तो फ्रांस के सेनापति था लाफाइते, जो लड़ रहा था। यही लाफाइते जो जाएगा ना फ्रांस पे जाके हल्ला करेगा। एक्चुअली में जब ये आके अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम करके अमेरिका को जिता दिया ना, तो ये फ्रांस में अपने देश लौटा ना, तो फ्रांस में अपने देश में कहने लगा अमेरिका तो आज़ाद हो गया, अमेरिका में तो लोकतांत्रिक देश लागू हो गया है, लोकतंत्र बन गया, लेकिन हमारे यहाँ यानी फ्रांस में अभी भी यही राजा जो है लुई सुलावा नाक खानी बैठल है, एकरा कब हटाया जाएगा, है कि नहीं है। तो यही लाफाइते जो था ना, पहले अमेरिका का मदद किया और अपना देश में आकर लोगों को भड़काया, जिससे फ्रांस की आगे क्रांति देखने के लिए मिलेगा। आगे जी,
है ना। राजनीति में जनता की भागीदारी बढ़ी गई, ठीक है। जनता ने धार्मिक और अंतःकरण स्वतंत्रता मिली और मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार किया गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 में लागू होता है, जो कि दुनिया का पहला लिखित संविधान था, ठीक है, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाएगा। देखो, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन वोट का अधिकार अभी नहीं था, ठीक है। अमेरिका गणतंत्र बना। अमेरिका क्या हुआ? गणतांत्रिक देश बना। मोंटेस्क्यू का शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत, क्वेश्चन पूछेगा, शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो याद रखना मॉन्टेस्क्यू ने दिया। तो मन से ही शक्ति होता है ना, तो मन से मॉन्टेस्क्यू, याद रखना मॉन्टेस्क्यू जो है शक्ति प्रतिकरण से दिया। वैश्य मताधिकार लागू नहीं हुआ, ठीक है। स्त्रियों को मताधिकार से वंचित रखा गया। बोला कि वंचित मताधिकार का अधिकार संपत्ति को बनाया गया जो उचित नहीं था। मतलब कि जिसके पास पैसा ज़्यादा था, जो धनिक लोग थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिला। सिंपल बात, समझ रहे ना। आगे इस प्रकार से जो आंदोलन हुआ, लड़ाई हुआ, अंततः क्या हुआ, इसे 1789 में एक तरह से गणतांत्रिक देश लागू हो गया। अब ये औद्योगिकरण का प्रभाव क्या पड़ा? औद्योगिकरण का प्रभाव जो है, अब धीरे धीरे इनमें सुधार होना शुरू किए, उद्योग धंधा अपना विकसित करना शुरू किए, ठीक है। जो भी कच्चा माल था वो अब इनके देश में रहता था, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इनमें सुधार होना शुरू किया अमेरिका में। आगे जाइए। इंग्लैंड की असफलता के कारण क्या था? इंग्लैंड की असफलता के कारण, जैसे कि मैंने बोला कि पहला कारण यहाँ देखेंगे तो 3000 मील, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि 3000 मील की, है ना, 3000 मील की दूरी था किसके बीच में? अमेरिका और यूरोप के बीच में। तो कितना की दूरी था? 3000 मील की, ठीक है। अंततः क्या थी कि सेना के मदद वहाँ जल्दी नहीं पहुँच पाता था, ठीक, कठिनाई होता था। अमेरिका अब की शक्ति जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो अंग्रेज सोचे कितना शक्तिशाली होगा सब, हमारा पास ज़्यादा थोड़ी टिक पाया सर। दूसरा कि अपने देशवासियों में एक जनता में उत्साह थी और स्वतंत्रता के लिए उनको अंदर भावना थी कि भाई हम लोग किसी तरह स्वतंत्र होना। ब्रिटिश से सेनापतियों ने एक, है ना, सामरिक भूल की, और ब्रिटिश के सेनापति भी भूल किया था। क्या किया था वो? जब बताए थे वो 1774 के बाद 75 में जब वो आया था मारने के लिए, 75 में आया था मारने के लिए फिलाडेल्फिया के सम्मेलन, पहले सम्मेलन के बाद में, तो वो मारने आया था लोग कि दूसरे रास्ते से पहुंच गए, दूसरे रास्ते जहाँ घेरा गया, घेरा का अपने पिटा गया, ठीक है। इनकी भूल की वजह से क्या हुआ, इनका और मनोबल बढ़ गया अमेरिका वासियों का, जिससे अमेरिका जो आता था आज़ाद हुआ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ कि जॉर्ज तृतीय का जो था वो हट्टी दिमाग का था, मतलब कि बगलोल टाइप का था, वो मतलब किसी की बातें नहीं सुनता था। ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा और दुनिया कोई भी देश इसका सपोर्ट नहीं किया, बल्कि अमेरिका का तो सपोर्ट फ्रांस भी कर रहा था, है कि नहीं। अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन जैसा नेता मिला, और ये बढ़िया नेता मिले अमेरिका को, जिसकी वजह से ये देश आज़ाद हुआ। अब ये यहाँ लिखा हुआ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अमेरिका जो 13 उपनिवेश थे, इन 13 उपनिवेशों को चाहे तो नाम याद कर सकते हैं। न्यू हैम्पशायर, है ना, मैसाचुसेट्स, रोड आइसलैंड, है ना, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनिनसिल्वेनिया, डेलावेयर और मेरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना। ये वर्जीनिया नाम से आप लोग को एक वर्ड याद रहा होगा। ये जॉन कार्टर, एक मूवी है जॉन कार्टर, बढ़िया मूवी है। मार्स पर एक पहुंचता है, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, है कि ना। जॉन कार्टर मूवी ज़बरदस्त मूवी है। वहाँ जब वो पहुँचता है तो उससे पूछा जाता है ना कि कहाँ से आए हो, तो बोलता वर्जीनिया से आए हैं, ठीक है। तो उसका नंबर रख देते हैं वर्जीनिया। कोई देखा होगा तो याद आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद से उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया, ठीक है। ये 13 क्या थे? उपनिवेश थे, ठीक है। अब आइए अंततः हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन आंसर पर, है ना। क्वेश्चन आंसर को करते हैं कंप्लीट। और चैप्टर किस तरह लग रहा है, क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारा पढ़ने में मज़ा आ रहा है? तो हर बार मैं बोलता हूं कि कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से चीज़ें हमको स्पष्ट होती रहती है और हमें भी चीज़ उसको बनाने के लिए आगे और सारे वीडियो बनाने के में मोटिवेशन मिलती रहती है, ठीक है। पूरी क्लास को अगर आप देख रहे होंगे 30 मिनट के वीडियो देखने के बाद, और आप ये कि 10 सेकेंड का अगर कमेंट नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा उतना वीडियो बनाने के लिए मेरे, ठीक है। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी भैया कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। कॉमन सेंस, यानी कॉमन सेंस किससे होगा? पेन से होगा, ठीक है। स्टाम्प एक्ट कब लागू हुआ? 75 में, ठीक है। उसको देखो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का सेनापति कॉर्नवालिस था। अंग्रेज की तरफ से वही कॉर्नवालिस बोले ना, आया था लड़ने के लिए। अमेरिकी संविधान लागू हुआ तो 1789 में, बना था 87 में, ठीक है। उसका लिखा है विश्व में प्रथम लिखित जो संविधान है किसी देश का, तो अमेरिका का लिखित रूप से। लेकिन ऐसे तो भारत का सबसे पुराना संविधान जो है, मतलब संविधान नहीं, मतलब गणतांत्रिक देश जो है वो क्षेत्र जो था वो था वैशाली, ठीक है, बिहार का वैशाली।
इसके बाद देखेंगे तो किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। पेरिस की संधि जो हुई थी, ठीक है, उस संधि को याद रखिएगा, वो कब हुआ था, 1783 में। याद रखिएगा डेट के साथ, 3 फरवरी 1783 में जो पेरिस की संधि हुई थी। इसको एग्जैक्ट इसको नोट कर लीजिए, है ना, यहाँ फिर 3 फरवरी 1783 देख सकते हैं यहाँ पर, 3 फरवरी 1783 को किसकी संधि हुई थी, पेरिस की संधि, जिसके तहत क्या मिला, अमेरिका को आज़ादी दे दिएगा अंत लास्ट में ये ब्रिटेन वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, विश्व में प्रथम लिखित संविधान होइए गया ना, पेरिस की संधि को होइए गया। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के अमेरिका के सेनापति कौन था भैया, तो वाशिंगटन था। कौन था भैया, तो अमेरिका का सेनापति था, उसका नाम क्या था, वाशिंगटन। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का जो सेनापति था वो था वाशिंगटन, जो बाद में राष्ट्रपति बनेगा। यहाँ पर वही दिया, राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति बनता है वही अमेरिका। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश और अमेरिका फ्रांस के बीच में हुआ था, 1763 तक हुआ था, तो 1756 से 63 तक, 1756 से लेकर 63 तक, 7 वर्षों तक हुआ। ठीक है, 7 वर्षों तक। ठीक है, जिसमें किसकी जीत हुई, ब्रिटेन की जीत हुई, लेकिन उसकी हालत पस्त हो गई थी जीते जीते। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया, और ये जितने भी शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत, ये खाली जगह का जो है, इसको कोशिश कीजिएगा आप भरने के लिए, नहीं अगर भर पाएगा कि या मैं बता दूं, है कोशिश करता हूं, मैं बता ही देता हूं, 1 मिनट और लगेगा, है कि नहीं है, कितना समय लगेगा बता देता। इसमें पहला देखेंगे तो पहला शब्द में लिखा हुआ है लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया, तो लेसेज फेयर का दिया था, किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। किसने दिया था भैया, एडम स्मिथ ने, याद रखना, एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, एडम स्मिथ ने दिया था लेसेज फेयर का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन दिखा है शक्ति प्रतिकरण, तो शक्ति किससे था, मन से था, मोंटेस्क्यू, याद रखिएगा, मोंटेस्क्यू ने दिया था। सेनापति लफायते कहाँ का रहने वाला था, वो था फ्रांस का, वही ना बोले कि फ्रांस में जाकर हल्ला करेगा। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था, प्रधानमंत्री था। मतलब आप लोग को धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब कि हर धर्मों को मान के चलेगा, अमेरिका में हुआ। ठीक है, उसको नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था, पता लगाया था कोलंबस ने। ठीक है, और नाम पे पड़ा अमेरिको वेस्पुची के नाम पर। अमेरिका में अंग्रेज के डैश से उपनिवेश थे, कितना थे भैया, 13 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्र शासन की स्थापना, आधुनिक गणतंत्र के शासन की स्थापना जो था वो अमेरिका में ही हुआ। ठीक है, उसको देखेंगे तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण भैया, तो बोस्टन टी पार्टी जो 1773 में घटना हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ना अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ जी, राइट्स ऑफ मैन, मतलब राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किया, तो टॉमस जेफरसन ने किया। ठीक है, राइट्स ऑफ मैन मतलब प्रतिनिधि नहीं तो कारण नहीं, वही टॉमस जेफरसन नहीं, एडम स्मिथ ने बोला था, लेकिन जेफरसन जो है राइट्स ऑफ मैन की रचना किया था। किसने किया था भैया, तो टॉमस जेफरसन, याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ सही क्लास दिखा है, तो पहले लिखा है कि जॉर्ज वाशिंगटन तो अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे, नहीं प्रधानमंत्री थोड़े राष्ट्रपति थे। अमेरिकी यूरोप महाद्वीप में है, यूरोप में थोड़ी अमेरिका तो अमेरिका में है। ठीक है, उसको महादेश का नाम अमेरिका महादेश। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता का पुत्र और पुत्रिया नामक 2 संगठन का निर्माण हुआ, ये तो बात सही है, निर्माण हुआ था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया, कोलंबस ने तो किया, तो कौन किया था, दूसरा थोड़ी था कौन खोज करने वाला। उसके बाद देखेंगे तो अगला लिखा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ क्या किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो फ्रांस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था, नहीं फ्रांस इंग्लैंड के साथ थोड़ी दे रहा था, वो तो अमेरिका का साथ दे रहा था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, बिल्कुल वही किया था, वही तो जेफ हार के दिया था। स्टाम्प एक्ट ग्रीनविले के समय पारित हुआ था, तो हाँ स्टाम्प एक्ट 1765 में ग्रीनविले जो था वो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, उसी के समय पारित हुआ था, बिल्कुल सही है, हो गया। और इन पर ये शब्द लिखना है तो आप कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए। और ये क्वेश्चन सर सारी चीज़ें हम स्पष्ट रूप से समझ होंगे, तो हमको लग रहा है कि सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। कैसा लगा क्लास आप कृपया करके कमेंट करके बताते रहिएगा। तो यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।